तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो ये है मेरा आईडीटी का की आंसर बुक, जिसमें मैंने स्कोर किए हैं 45 मार्क्स। ये 44.5 दिख रहे हैं। 45 कर देता है आईसीआई इसको, एक आगे कर देता है इसको 45 मार्क्स। और 25 मार्क्स मैंने उसमें स्कोर किए हैं, तो मेरे टोटल 70 मार्क्स हमारे आईडीटी में मेरे आए थे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से किया। मैं आपको बता दूँ, पेपर नॉर्मल था, अबव एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ मुश्किल थे, बट मुझे समहाउ थोड़े बहुत आते थे। मुझे एफटीपी का प्रॉब्लम रहा था, बाकी सारे हो गए थे मैनेज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके से किया था मैंने। तो अगर आप देखेंगे तो 6th क्वेश्चन सबसे पहले मैंने किया था, और मैंने डिट्टो जो है पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 90 ऑफ द CGST एक्ट, मुझे सेक्शन याद था ये वाला। तो अगर याद हो तभी लिखना, नहीं याद हो तो प्लीज़ मत लिखना। सेक्शन नंबर 90 ऑफ द CGST एक्ट मैंने बताया, जॉइंटली और सेवरली जो होते हैं लायबल रहते हैं पार्टनर्स जब। और उसके बाद मैंने इंटीमेशन वाली बात भी बताई कि आपको इंटीमेट करना होगा, और अगर आप इंटीमेट नहीं करोगे तो फिर लायबल रहेगा वो आदमी जो है, जब तक पार्टनर आपका लायबल रहेगा, जब तक आप इंटीमेट नहीं करते, जो भी हमारा कमिश्नर या अथॉरिटी ऑफ द GST डिपार्टमेंट। तो आप देखोगे 4 में से 4 नंबर मिले हैं, थ्योरी में 4 आउट ऑफ 4। और बताओ, इससे तगड़ी बात कुछ होगी? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, 6th का ए 4 आउट ऑफ 4 मिले हैं मुझे, 4 आउट ऑफ 4। बाकियों में मेरे को 2-2 नंबर मिले हैं 5 में से, लेकिन ठीक है, ए में तो मेरे को 4 आउट ऑफ 4 मिले। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लिखोगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पर भी मैंने सेक्शन के साथ शुरुआत करी। ठीक है, यहाँ पर मेरा थोड़ा गलत हो गया था, इसलिए इससे मार्क्स का थोड़ा सा वैसे बेकार दिखने में भी बेकार लग रहा है। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा गलत हो गया था, उसको मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद ये बैच जजमेंट वगैरह के बारे में 63 सेक्शन मुझे था याद, तो मैंने लिखा उसके बारे में। तो 2 मार्क्स मिले 5 में से बीच में उसको। ठीक है, उसका 6th C, उसको अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कस्टम, मेरे ख्याल से इसमें हायर वैल्यू पता नहीं क्यों काटा, सेक्शन नंबर 75 ही आना चाहिए था। आंसर बुक आएगी तो पता चलेगा। तो यही है, मैंने सेक्शन नंबर 75 लिखा। उसके बाद हमारा बैगेज के अदर एज देन बैगेज, उसके बाद एक्सपोर्टेड वैल्यू, परसेंटेज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, वो सारी चीज़ें। तो इसमें मेरे को 2 मार्क्स मिले 5 में से, उससे ज़्यादा मिले नहीं। ठीक है, उसके बाद 4th क्वेश्चन आया। 4th क्वेश्चन में हमारा था ये वो वाला था कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन मैंने लिख दी सबसे पहले। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन लिखने के बाद मैंने कैलकुलेशन करी कि सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, उसके बाद 100% EOU भी उसके अंदर आता है, मतलब सेम डेफिनेशन के हिसाब से ही मैंने इसको सॉल्व किया। नॉन टैक्सेबल सप्लाई कितना होता है, ये कितना होता है, इन सबको ऐड किया प्रॉपर तरीके से। फॉर्मेट में सिर्फ आप देख रहे होगे कि नॉर्मली पेन से ही लगा दिया पर्टिकुलर अमाउंट, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करिए। उसके बाद यहाँ पर मेरी गलती हो गई थी कि ये नहीं आना चाहिए था, तो इन्होंने स्टेप मार्किंग किया है, ये भी गलत हो गया क्योंकि उसकी वजह से। बस बाकी में मार्क्स मिले नहीं, लेकिन स्टेप वाइज मार्किंग थी, इसलिए मुझे 3 मार्क्स उसमें मिल गए। ठीक है, इसके बाद 4th के B का 2 जो था हमारा, वो ये वाला है। ये उसका था ई वे बिल का। तो ई वे बिल में 2 प्रोविजंस थे, जो इसके बारे में मैंने लिखा। प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 68 ऑफ द CGST एक्ट। ये नॉर्मली 2 में से 2 मुझे मिले हैं, ये 2 में से 2 मिले हैं, जो हमारे को ई वे बिल बनाना होता है, मैंडेटरी ई वे बिल होता है जॉब वर्कर के केस में। और एक ये हमारा इस वाले केस में, जब हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है उस केस में। तो मैंने उसके सारे प्रोविजन लिखे, इसमें भी मुझे 2 आउट ऑफ 2 मिला है। तो ये लिखा देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 68 ऑफ द CGST एक्ट, इंटरेस्ट पहले पूरा का पूरा प्रोविजन लिख दिया। लिमिट 50,000 की जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, नहीं है, ये भी लिख दिया। और उसके बाद अकॉर्डिंगली मिस्टर भीष्म को जो है ई वे बिल जनरेट करना था। तो मुझे 2 आउट ऑफ 2 मिल गए। इसके बाद कस्टम्स का क्वेश्चन था कि कस्टम ड्यूटी निकालनी है, तो मैंने एसेसेबल वैल्यू निकाल ली। उसके बाद ऐड किया बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके बाद SWS, उसके बाद सेफ गार्ड, उसके बाद IGST, ये आ गया। टोटल कस्टम ड्यूटी मैंने निकाल के दिखा दी, 13,08,000, दोनों को अलग अलग से बता दिया। पूरे के पूरे मार्क्स मिल गए। और ये मैंने वर्किंग नोट बनाई थी, तो यहाँ पर मुझे अब यहाँ पर लिखा है नो मार्क्स ऑन, ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि वर्किंग नोट है ये, इस पर कोई मार्क्स नहीं था। पूरे 5 आउट ऑफ 5 मुझे मिल गए हैं, क्योंकि पीछे कैलकुलेशन सारी ठीक थी। मैंने यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करके नोट में समझाया है कि सोशल वेलफेयर चार्ज जो होता है वो सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पे निकलता है। सेफ गार्ड ड्यूटी जो होती है वो सिर्फ असेसेबल वैल्यू पे कैलकुलेट होती है, विदाउट BCD एंड SWS। ये इस तरीके से ACT 37 निकाला मैंने, ये बताया मैंने। उसके अलावा ये 9% से ज़्यादा था, इसीलिए हमारा जो है वो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो सेक्शन नंबर 8B को भी कोट किया है। उसके बाद अगर मैं सॉल्यूशन 3rd A का बताऊं, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होता है उसके बारे में। तो सप्लाई ऑफ फैब्रिक्स जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, मैंने ये बताया। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है वो बताया। इनवॉइस की डेट क्या होती है वो बताया। ठीक है, ये बताया। उसके बाद मैंने ये बताया कि जॉब वर्क जो होता है वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, और उसके लिए इनवॉइस की डेट क्या होती है सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से वो बताया। और उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है वो बताया। उसके बाद इन दिस केस मतलब क्वेश्चन से लिंक किया कि इतना है,
केस SR के लिए इन दिस केस ऐसा है, क्वेश्चन से पूरा लिंक किया है कि उस केस में सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए क्या था, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए क्या था, पूरा डाटा मैंने एक जगह पे इसको समराइज़ करके लिख लिया। ये समरी बनाने से क्या हुआ, इस क्वेश्चन में मेरे को पूरी मदद मिली और इतने बड़े क्वेश्चन को भी मैंने हैंडल कर लिया। तो मैंने यहीं पर समरी बना ली कि सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए डेट, क्योंकि ये सब चीज़ें सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, बस डेट अलग होती हैं। और इसी में से मुझे टाइम ऑफ सप्लाई बताना था, तो टाइम ऑफ सप्लाई मैंने इसमें से ईजिली ढूंढ के यहाँ पे पूरे के पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ले लिए। ठीक है, पहले ऊपर प्रोविजन लिखा, उसके बाद क्वेश्चंस की समरी बना दी डेट की, और उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के दे दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड का सी अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन नंबर 22 ऑफ द कस्टम्स एक्ट के बारे में, अबेटमेंट के बारे में बात थी। अबेटमेंट के बारे में मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अबेटमेंट क्या होता है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, 1 नंबर फॉर्मूला का भी था, फॉर्मूलाज भी लिख दिया यहाँ पे, और उसके हिसाब से मुझे मार्क्स मिल गए। ठीक है, बाकी कुछ गलत होगा तो गलत कर दिया भाई। उसके बाद 3 के बी में उन्होंने ये पूछा है कि इंपोर्ट का मतलब, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मैंने मतलब बता दिया। ठीक है, बैंकिंग वाला ये उतने अच्छे से मुझे आता नहीं था, मुझे लग ही रहा था 0 मिलेगा, ये मेरे को नहीं आता था भाई क्वेश्चन, तो इसमें 0 ही दिया मैंने। अभी आपके साथ ही आंसर शीट देखिए, तो ये मेरा पूरा गलत था। उसके बाद ये एक्स फैक्ट्री प्राइस वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने ये किया, उसमें मैंने ऐड किया। इसमें मुझे पता नहीं मार्क्स क्यों काटे हैं ICAI ने, क्योंकि अगर ICAI के आप बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे बुक में, तो बुक में कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। आई डोंट नो ICAI ने मार्क्स क्यों नहीं दिए, क्योंकि देने चाहिए थे, बट ठीक है, अब नहीं दिए तो नहीं दिए भाई, उनके आगे कौन जीतेगा। 2 मेथड हैं, फिर भी मार्क्स नहीं दिए, एक मेथड से सॉल्व कर दिया। तो अब देखो, अब यहाँ पर टर्नओवर ये हमारा उसका कंपोजिट स्कीम का था, तो मैंने नॉर्मली क्वेश्चन किया कि हमारा सितंबर का ये यश अगर मैन्युफैक्चरर होता तो ये, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ यश अगर ट्रेडर होता तो किस तरीके से निकलेगी। तो ये दोनों कैलकुलेट कर दिया, प्रोविजन लिख के, कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं, पूरे मार्क्स दे दिए। उसके बाद यहाँ पर 2 आंसर्स लिखे थे, ऑल्टरनेट 1, ऑल्टरनेट 2। मैंने दोनों के हिसाब से आंसर दिए हैं। वैल्यूएशन का क्वेश्चन था, मुझे 2 तरीके समझ आ रहे थे, मैंने दोनों के हिसाब से मार्क्स आंसर दिए हैं। और मार्क्स मुझे जो है एक ही तरीके, और सॉल्व मैंने एक तरीके से किया था। सिर्फ मैंने ये बता दिया था कि ऑल्टरनेट आंसर भी इसका पॉसिबल है, तो मेरे को स्टेप वाइज मार्क्स दे दिए गए। ये सॉल्यूशन नंबर 1 था, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था और मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने किया है। और आप देखो, अगर मुझे पहले क्वेश्चन में मुझे 6.5 मतलब 7 मार्क्स मान लो, अप्रॉक्सीमेटली 6.5, मैंने वीडियो में भी बोला था जब मैंने IDT की स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी कि 6.5 मार्क्स, 6 to 7 मार्क्स मुझे जरूर मिले होंगे। और देख लो, स्टेप वाइज होने की वजह से मुझे मिल गए। मुझे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन मुझे जितनी चीज़ें समझ आ रही थी मैंने फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट डाल के उसको बना दिया। कई लोग सोचेंगे टाइम पास हो रहा है, लेकिन देख लो आप, स्टेप वाइज की वजह से मुझे 7 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये फ़ायदा हो जाता है बच्चों। ठीक है, नोट्स के भी मार्क्स थे, तो नोट्स भी लिख दिए थे मैंने। तो मुझे जितना समझ आ रहा था, मैंने जितना समझ आया था अपने हिसाब से इसको लिखा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगा होगा लिखने का तरीका, बाकी चीज़ों का, एजम्पशंस को लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। एजम्पशंस लेते हो तो उसको नीचे नोट में लिख दिया करो कि भाई एजम्पशन लिया है। दूसरी बात, अगर ऑल्टरनेटिव आंसर पॉसिबल है तो ये भी नोट में लिख दिया करो, और नोट्स जरूर देना, नोट्स के मार्क्स होते हैं। और नोट जहाँ पर भी दो उसका नंबर ज़रूर डालना जब भी मेन आंसर होता है वहाँ पर। ओके, बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।